छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को मुख्यमंत्री भूपेश की बड़ी सौगात 114.42 करोड़ की लागत के कार्यों का किया भूमि पूजन। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश में 31 मई तक अनलॉक करने का फैसला। पहले चरण में नहीं खुलेंगे कोचिंग मॉल। कर्फ्यू में ढील के लिए बनेगी मंत्रियों की कमेटी। मध्य प्रदेश सरकार ने माना प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और दवा की कमी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा विकल्प के लिए दूसरी दवाइयां मंगवाई। पिता को हुआ ब्लैक फंगस तो बच्ची ने मुख्यमंत्री शिवराज से लगाई मदद की गुहार। सोनू सूद ने दिलाया मदद का भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग जिले के नगर निगम भिलाई दुर्ग और भिलाई चरौदा में 114.42 करोड़ रुपए की लागत के कई कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने भिलाई चरौदा निगम में ट्रांसपोर्ट नगर निगम का भूमि पूजन किया और इसके साथ ही जिसका निर्माण 56 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। गौरतलब है कि इसके बनने से ट्रांसपोर्ट्स को काफी राहत मिलेगी और इसके साथ ही उन्होंने भिलाई चरौदा निगम में गौरव पथ के कार्य का भी भूमि पूजन किया है और इसकी लागत 16.19 करोड़ रुपए है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की सब कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से सुझाव भी लेंगे जो राज्य स्तरीय मंत्रियों की कमेटी को दिए जाएंगे। अब तक ये तय किया गया है कि मॉल, सिनेमाघर, कोचिंग आदि को पहले चरण में नहीं खोला जाएगा। हालांकि हर शहर के हिसाब से परिस्थितियां अलग हो सकती हैं जो 31 मई तक तय हो जाएंगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक शुरू होने के पहले अनलॉक को लेकर मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में दौरा करने के लिए कहा है और इसके साथ ही बताया कि कर्फ्यू में ढील देने के लिए मंत्रियों की अब एक कमेटी बनाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गणेश तिवारी फोन लाइन पे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गणेश, जिस तरीके से अब ये फैसला लिया जा रहा है कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और अब इसके लिए प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि आप क्षेत्रों का भ्रमण करिए और वहां की स्थिति का जायजा लेकर के ये अपडेट करिए, उस हिसाब से खोले जाएंगे, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? और निश्चित तौर पर देखिए योगेश, चूंकि अभी मध्य प्रदेश में लगातार जो है लॉकडाउन लगा हुआ था और लगातार यहाँ पर कई चीजें जो थी, सख्तियां थी, वो भी बढ़ती जा रही थी, चाहे वो फल विक्रेता हो या सब्जी विक्रेता हो, सभी चीजों पर अभी वर्तमान में पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसका कहीं ना कहीं लगातार हालांकि विरोध भी देखने को मिला है। लेकिन कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए लगातार ये चीजें जरूरी थी, जिसको देखते हुए अब लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कई बार ये कहा है कि जिन क्षेत्रों में 5% से कम संक्रमण दर रहेगा वहां पर धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया जो है की जाएगी। इसी को देखकर अब एक नई कमेटी बनाई गई। हालांकि अगर अभी वर्तमान की बात करें तो कई ऐसे 5 से 6 ऐसे जिले हैं, चाहे वो बुरहानपुर हो या खंडवा हो या फिर अलीराजपुर हो, ऐसी जगहों पर पहले ही 24 तारीख से ही कुछ छूट और रियायतें दी गई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना था कि इन क्षेत्रों को देखते हुए ही अन्य जिलों पर भी रियायतें दी जाएंगी। तो चूंकि अब मध्य प्रदेश में कोरोना की अगर बात करें तो अब बेहद ही कम आंकड़े एक बार फिर आ रहे हैं। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना बिल्कुल पूरी तरह से चला गया है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगातार लोगों की जनमानस को देखते हुए जो समस्याएं थी,
उनको देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर लोग मास्क और बेपरवाह नजर नहीं आएंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया चालू की जाएगी। इसी को जी। लेकर अब मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था चालू की जा रही। 1 तारीख से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के तहत और वहां के लोकल जो लीडर्स हैं, जन नेता हैं, मंत्री हैं और जो कलेक्टर्स हैं, उनके ऊपर अब मुख्यमंत्री ने एक मीटिंग के आधार पर और उस क्षेत्र का निरीक्षण के आधार पर धीरे धीरे जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको खोलने की एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जरूर घोषणा कही थी और बातें कही थी, जिसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में एक बार फिर ये व्यवस्था चालू की जा रही है। वहां के लोकल जो कलेक्टर्स रहेंगे और तमाम जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लोग रहेंगे उनकी एक पूरा मंत्रिमंडल बैठाया जाएगा, जिसके बाद अब धीरे धीरे अलग अलग जिलों का पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह से जो पाबंदियां लगाई गई थी उनको खोलने की कहीं ना कहीं अब आम जनता को धीरे धीरे राहत देने की योजना भी चल रही है। जी योगेश। बिल्कुल गणेश तिवारी, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जिलाधिकारियों के ऊपर ये पैनल बैठेगा, मंत्रियों की निगरानी होगी, तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने पहले कहा कि आप अपने क्षेत्रों में, अपने जिलों में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के हिसाब से लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकते हैं कि क्या खोलना है, क्या बंद करना है, लेकिन अब जब अनलॉक की प्रक्रिया आ रही है तो क्या जिलाधिकारियों पर, जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, क्या उन पर संशय बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जो काम मंत्री करेंगे वो काम तो जिलाधिकारी भी कर सकते थे। निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं एक तरह से ये चीज देखने को सामने आ सकती है कि जो काम जो है मंत्री को करना था वो जिला कलेक्टर भी कर सकते थे, लेकिन अगर साफ तौर पर देखा जाए चूंकि ज्यादातर अनुभव जिला कलेक्टर को ज्यादातर अनुभव रहता है, जिसकी वजह से वो निर्णय लेने में पूरी तरह से साक्ष रहते हैं। और इससे पहले भी अगर हमने देखा है कि जो पाबंदियां लगाई गई थी वो भी पूरी तरह से एक क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग के गणेश बाद तिवारी, लगातार आप नजर बनाए रखिए और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके लिए प्रभारी मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। तो मध्य प्रदेश में यास तूफान के चलते नौतपा के बीच अगले 2 दिन गरज चमक और तेज हवा के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तूफान का सबसे ज्यादा असर पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में अगले 2 दिन दिखाई दे सकता है और 28 मई के बाद प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी आने से प्रदेश में बादल बने रहेंगे और उड़ीसा के तट से टकरा रहे यास तूफान का प्रदेश में अगले 2 दिन तक असर दिखाई दे सकता है। इससे पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा समेत आसपास के संभाग में तेज हवा के साथ गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है और इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके पहले भी खत्म हो सकता है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश से एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पर एक बच्ची अपने पिता के इलाज के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन सीएम समेत अन्य अधिकारियों को 800 से 900 फोन करने के बाद भी उसे अब तक कोई मदद नहीं मिल सकी है। लड़की के पिता ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं और जिनका ग्वालियर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित मरीज की बेटी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। बेटी ने वीडियो जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री जी प्लीज मेरे पापा के इलाज में मदद करें और इंजेक्शन की व्यवस्था कराएं। वहीं इस बच्ची की गुहार रियल लाइफ हीरो सोनू सूद ने सुनी और उन्होंने बच्ची की मदद का भरोसा भी दिया है। मेरा नाम रेनू है और मेरे पापा का नाम राजकुमार शर्मा है। वो इधर अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। सर उन्हें एडमिट हुए लगभग 8 से 9 दिन हो चुके हैं और उनकी 3 सर्जरी हो चुकी हैं, जिसमें उनकी एक जो इन्फेक्टेड एरिया था लेफ्ट आई उनकी निकाल दी गई और फिर उसके बाद उनका जो ऊपर का जबड़ा था वो भी निकाल दिया गया सर। और डॉक्टर्स का कहना है जो उनको इंजेक्शन लगने, पहले उन्हें कोविड हुआ था, बाद में उन्हें ब्लैक फंगस हुआ था, जिसकी वजह से उनका ऐसा कंडीशन हो गई। और डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इंजेक्शन नहीं मिलेंगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। और फिर उसके बाद इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है सर हॉस्पिटल में। मैंने बहुत लोगों से बात करी, डीएम सर से करी, डीआई से करी, एसडीएम से करी, लेकिन सर इंजेक्शन मुझे कहीं से नहीं मिले। मैं 1 हफ्ते से लगी हूँ सर। मैंने 800 से 900 नंबर डायल कर लिए लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला सर। या फिर तो फ्रॉड लोग मिलते हैं या फिर मैं आपसे क्या कहूँ सर, कहीं से हेल्प नहीं मिली। तो मैं आपसे माननीय शिवराज सिंह जी से, जो हमारे मामा जी भी हैं, माननीय सिंधिया जी से और माननीय हमारे प्रद्युमन सिंह तोमर जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे पापा की मदद कीजिए। उन्हें दिन में कम से कम 5 से 6 इंजेक्शन लगने। तो उधर इंदौर में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की योजना से पहले शहर को संक्रमण मुक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम को प्राथमिकता देते हुए आज दवा बाजार और इसके आसपास के क्षेत्र के सैनिटाइजेशन को लेकर नगर निगम ने अपने संसाधन झोंक दिए। नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल और कलेक्टर मनीष सिंह भी मौके पर पहुंचे और इस दौरान निगम कमिश्नर और कलेक्टर की निगरानी में व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। अभी इंटेंसिव सैनिटाइजेशन का काम नगर निगम ने शुरू किया है। उसमें जितनी भी तंग गलियां हैं, कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, क्योंकि जो वायरस रहता है कोविड का, ये अलग अलग सर्फेसिस पे अलग अलग समय रहता है। ये 30 दिन से ज़्यादा भी रहता है सर्फेस पे। तो कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ साथ वायरस भी खत्म होना ज़रूरी है। आज जितने भी अपने दवा बाजार है, हमारा MTH के अंदर MTH अस्पताल है, कोविड के पेशेंट जहाँ है, MRTV, फेस टीवी, सुपर स्पेशलिटी, MIH कैंपस, इसको पूरा एक टीम कर रही है। दूसरी टीम पूरी यहाँ मारोठिया, बजाज खाना चौक से जितनी भी तंग दुकानें हैं, गलियाँ हैं, ये इसको पूरा कर रही है। सियागंज वाले पूरे क्षेत्र को एक टीम कर रही है। तो ऐसे जितने भी कंजेस्टेड एरियाज हैं, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कोविड पेशेंट्स हैं, इसको अगले 2-3 दिन में लिया जाएगा। तो एक बार सभी 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन जिसको सावधानीपूर्वक बनाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, इसको पूरा हर जगह एक बार डल जाएगा ये। तो इससे डेफिनेटली जो भी वायरस होंगे सर्विसेज में जो सस्टेन कर रहे होंगे उसमें फ़र्क पड़ेगा उसमें। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के इलाज के मारामारी के बाद अब सरकार ने मान लिया है कि इंजेक्शन और दवा की अभी कमी है। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा इलाज के लिए कारगर कहे जाने वाले एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कमी है और उन्होंने कहा विकल्प के लिए दूसरी दवाइयां मंगवाई गई हैं। यह है कि ब्लैकनिंग होती है, सूजन आती है, ब्लैकनिंग होती है, दांतों में आपके दर्द होगा, फेस पे सूजन आएगी, नाक से डार्क खून निकलने लगेगा और ये सब देखेंगे आप। इसमें ब्लैकिश मिक्स रहता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है। जैसे इसको बड़े हिंदी में यदि कहूँ तो जैसे आप देखेंगे खाने के डबल ब्रेड वगैरह हो या रोटी हो जिस पर फंगस लग जाती है और कालापन आ जाता है। तो ये एक तरह की चीज़ है जो दीमक जैसी लगती है और अंदर ही अंदर हर चीज़ को पूरा नष्ट कर देती है। इसमें जो
म्यूकोरमाइकोसिस है यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, उसको हम एट्रीब्यूट कर रहे थे कि ये कोरोना के कारण हो रही है। और कोरोना में हमने जो ऑक्सीजन वगैरह दी है वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन वाटर हम स्टाइल नहीं यूज़ करें, या कंटामिनेटेड ट्यूब थी, या कंटामिनेशन पानी में था, या ऑक्सीजन जो आई वो सिलेंडर में कंटामिनेशन था। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हाई डोजेज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड या लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। भी हमारे मेडिकल कॉलेज में पेशेंट है, पेशेंट टू पेशेंट हम एक प्रोफार्मा के माध्यम से इसकी स्टडी करा रहे हैं। ये बात सही है कि कुछ ऐसे पेशेंट भी मिले हैं जिनमें डायबिटीज़ नहीं है, पर ये सब स्टडी के बाद ही समझ में आएगा कि क्या कुछ इसके रिजल्ट आते हैं। अभी सर आया जिसके अनुसार जो 743 लोग मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं मरीज, उनमें से काफ़ी तादाद है जो जिनको कोविड हुआ ही नहीं था, वो भी ब्लैक फंगस से। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये, क्योंकि वैसे तो पहले भी ब्लैक फंगस की बीमारियां बहुत कम स्तर पर लोगों को होती थी, क्योंकि ब्लैक फंगस तो एटमॉस्फेयर में है, जिसकी इम्यूनिटी, ऐसा मानते हैं विशेषज्ञ की इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर होती है उसमें ये रोग हो जाता है। अभी ये देखने को मिला था कि कोविड के जो पेशेंट हैं उनमें बहुत तेज़ी से ये मिला, पर कुछ ऐसे भी पेशेंट मिले जिनमें कोविड नहीं है। तो यह भी इसकी स्टडी हम करा रहे हैं, और स्टडी के बाद। तो एमपी के इंदौर के आयुष चिकित्सक, दंत चिकित्सक, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ और उसके साथ ही नर्स स्टाफ ने भी भीख मांगकर प्रदर्शन किया है। उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें स्थायी रूप से रखा जाए। वे अभी फिलहाल संविदा पर हैं। उनकी मांग है कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए और इस दौरान प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएं तो वे हड़ताल जारी रखेंगे। बताएं सर, किस प्रकार का प्रदर्शन आपको? मैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ इंदौर जिले के मीडिया प्रभारी से डॉक्टर शशिकांत मौर्य। आज से हम सारे संविदा कर्मचारी जो पिछले 24 मई 2021 से हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा निरंतर हड़ताल पे जा चुके हैं, तो आज हम सारे जिले के संविदा कर्मचारी द्वारा हड़ताल शुरू किया जा रहा है। हम सरकार को अपनी जो 5 जून 2018 की जो नीति बनाई गई थी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए कि वो 90% का वेतन देंगे, वो अभी तक लागू नहीं हो पाए, जबकि दूसरे विभागों में इस तरह का वेतन लागू हो चुका। और पिछले 2 साल से हम महामारी में लगातार हमने अपने परिवार के सदस्यों को, हमने कुछ हम साथियों को हमने खोया है, फिर भी हम लगातार 1.5 साल से हम महामारी में काम कर रहे हैं। हमारा वेतन अभी भी 1/4 के बराबर मिल रहा है, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब से ये चाहूँगा कि जो हमारी मांगों को यथाशीघ्र पूर्ण करें, ताकि हम अपने परिवार और हम अपने साथियों को जो क्षतिपूर्ति है उसको कर सकें। जहाँ तक अस्थायी कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, तो कोरोना महामारी चल रही है, ऐसे में किस हद तक सही है आप लोगों का हड़ताल पर जाना? देखिए, हम नहीं चाह रहे हैं कि जनता किसी तरह से इसमें मतलब व्यथित हो या व्याधित हो। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जहाँ तक हमारे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात है और आयुष चिकित्सकों की बात है, ये भी लगातार हमारे साथ इस काम को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जनता के लिए लगातार आगे है। और हम चाह रहे हैं कि जनता इसमें कोई किसी को मतलब प्रॉब्लम नहीं हो, पर सरकार अगर जो देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जमकर कहर बरसा रही है और जहां लाखों लोग इस महामारी से संक्रमित हैं, तो वहीं हजारों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के भिंड में रामानंद आश्रम पुरानी गढ़िया के संत महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद महाराज ने यज्ञ करवाया है और जिसमें कई संतों ने भाग लिया। इसके साथ ही डॉक्टर मोहनानंद महाराज महामंडलेश्वर ने कहा है कि यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है। महाराज ने बताया कि ये यज्ञ विश्व शांति और कोरोना के में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए करवाया गया है। ये यज्ञ जो है इस रामानंद आश्रम पुरानी गढ़िया में सभी संतों के सहयोग से और भक्तों के सहयोग से किया गया है। ये जो है जो कोविड में महामारी में जो हमारे भारतवासी दिवंगत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए किया गया है और इसमें मंत्रोच्चारण के वेद के मंत्रों के उच्चारणों के द्वारा आगामी जो बीमारी आने वाली है वो सारी इसमें ही स्वाहा कर दी गई है। अब बिल्कुल शांति मिलेगी, हमारा पूरा विश्वास है। हमने भगवान से प्रार्थना की है और फिर भी हमारी तरफ से ये निवेदन है कि सभी मास्क लगा के रहें, बढ़िया डिस्टेंस बनाए रखें, सैनिटाइज से हाथ साफ करें, काढ़ा पीते रहें और योग क्रिया को बराबर रखें और स्वस्थ रहें भारतवासी और मस्त रहें और व्यस्त रहें। ये हमारा ये सभी हार्दिक ये
हमारी शुभकामनाएं सबके। तो कोरोना काल में जहां लोग अपने हितों से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, वहीं पूरे प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि वह इस भीषण दौर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है और उनकी मांग है कि उन्हें नियमित कर उनके वेतन में भी सुधार किया जाए। काफ़ी सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमें कम से कम जो रेगुलर जो है जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके समकक्ष वेतन मान दिया जाए, लेकिन हम लोग अभी भी उसी लड़ाई में अभी भी। कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश में शादी समारोह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है और तो वहीं बिछिया थाना क्षेत्र के महाजन टोला में शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिस पर नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिछिया थाना प्रभारी ने अपने दल बल के साथ दबिश देते हुए शादी समारोह में शामिल हुए आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान आयोजित हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम में तकरीबन 35 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिन पर पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान वैवाहिक कार्यक्रम करने पर मामला पंजीकृत कर लिया है और वहीं पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कल करीब रात को 10:30 बजे के आसपास नगर पुलिस अधीक्षक अपने पुलिस अधीक्षक महोदय का जरिए मुखबिर की सूचना उनको मिली थी कि महाजन टोला में जो आपकी हरिजन बस्ती है वहाँ पे एक परिवार में जो है शादी समारोह चल रहा है। उसकी तस्दीक के लिए हम लोग अपने स्टाफ के साथ जब पहुँचे तो वहाँ पे 30 से 40 लोग जो है काफ़ी मात्रा में इकट्ठे थे। तो उनको जैसे ही पुलिस पहुंचती तो भागदौड़ मचने का सब लोग भागने लगते हैं, जिसमें मुखिया को पकड़ा गया। मुखिया को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसने कोई परमिशन लेना ना बताया, ना ही कोई परमिशन थी उसके पास। उसको थाना लाकर जो है उसके विरुद्ध जो है कोविड-19 की उल्लंघन करने पर जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। मुखिया जो है सुरेश साकेत था, जो है थाना लाया गया था और उसे एदार देकर छोड़ा गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल शिवपुरी में बीमार मां के इलाज कराने के लिए भोपाल की एक 19 साल की युवती को पिछले 3 महीने से बंधुआ मजदूर का जीवन जीना पड़ रहा था। बता दें कि शिवपुरी के जिला प्रशासन को बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा दिल्ली से सूचना प्राप्त हुई थी कि बैराड़ के डाबरपुरा में एक युवती को जबरन बंधक बनाकर बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है और सूचना की तस्दीक के लिए पोहरी एसडीएम जेपी गुप्ता ने बैराड़ तहसीलदार विजय शर्मा, एसआई नितिन भार्गव, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को डाबरपुर गांव में दबिश देने भेजा, जहां से प्रशासन की टीम ने युवती को मुक्त करा लिया है। वहीं तहसीलदार विजय शर्मा ने बताया है कि युवती झाबुआ की रहने वाली है और मां की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई कर युवती को मुक्त करा लिया है। मामला है श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय की तरफ से हमें आवेदन प्राप्त हुआ था कि एक लड़की उजाला करौली को डाबरपुरा में बंधुआ मजदूरी के लिए रखा गया है, इसलिए उसको मुक्त कराना है पुलिस बल के सहयोग से। तो मैं अपने स्टाफ के साथ नितिन भार्गव जी सब इंस्पेक्टर अपने स्टाफ के साथ संयुक्त रूप से डाबरपुरा गए और वहाँ लड़की उजाला करौली को रखा गया था, जबरदस्ती काम कराया जाता, उसको वहाँ से मुक्त कराया गया। सर ये कितने दिन से? ये मार्च के महीने से काम करने के लिए रखी गई थी। इसकी मां द्वारा 15,000 रुपये लिए गए थे। उसके बदले सरकार कोविड की महामारी को खत्म करने में हर वक्त तत्पर नजर आ रही है। वहीं उज्जैन जिले के घटिया तहसील में भी 18 वर्ष से अधिक के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से जो ऑनलाइन वैक्सीन रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है वो ग्रामीणों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 सत्र में 567 में से तहसील के 50 के करीब ही लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। ज्यादातर दूसरे जिलों से यहां पहुंच रहे हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नेट और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ज्ञान की कमी होने के कारण स्लॉट्स बुक नहीं करवा पा रहे हैं लोग। और वहीं इस दौरान अवनी कोठारी ने भी सभी युवाओं से अपील की है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि हम कोरोना जैसी महामारी को भगा सकें और इसके साथ ही प्रशासन का सहयोग करें। मैं सभी टीनेजर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लें ताकि हम लोग इस कोरोना को फटाफट भगा सकें। तो जो स्लॉट बुक हुआ वो आज ही करा है कि 3 दिन से आप? 3 दिन से दिक्कत आ रही थी, 2 दिन से बुक नहीं हो रहे थे। कल ही बुक हुआ है स्लॉट और आज का स्लॉट मिला है। सभी लोग ऑनलाइन उसमें अप्लाई कर सकते हैं
और जिन लोगों का उसमें पोर्टल में वो हो गया है, डेटा फिट हो गया है, वो लोग कहीं भी करा सकते हैं। ऐसे प्रावधान किए गए हैं। उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत ये लोग किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके उसका अपना मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर कर्मचारियों को वेतन नहीं देने पर जिलाधिकारी ने महाकाल मंदिर की सुरक्षा एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करने का नोटिस जारी कर दिया है और इसके साथ ही प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल यहां जारी नोटिस में कहा गया है कि कंपनी में निजी सुरक्षा कर्मियों का वेतन रोका जा रहा है, जो कि अनुबंध शर्तों का उल्लंघन है। दरअसल ये पहला मामला नहीं है जब कंपनी ने वेतन रोका है। इसके पहले भी कोई बार वेतन नहीं मिला और मामले में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कंपनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने भी कंपनी पर नाराजगी जाहिर की है। कराएगा, बिल्कुल करेंगे, ये गलत बात है, उनको सैलरी देना चाहिए। अगर वो नहीं कराएंगे तो एफआईआर दर्ज कराएंगे उन पर। ये ऐसे कठिन काल में तो बेसिक ज़रूरत है हमारे लिए। हमारे बीच में से अगर ऐसा कोई कर रहा है तो बहुत गंदी बात है और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मैं प्रशासन को भी इस तरह से धन्यवाद भी देता हूँ कि हाँ, ऐसा कोई गलत काम करता है और महाकाल मंदिर में करता है तो बहुत बुरी बात है। मंत्री जी, कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, पुतले जला रही है। 2 दिन से पूरी तरह उज्जैन शहर की सड़कों पर अराजकता फैलाई जा रही है। उसके बाद भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुंह लगा पड़ा है। देखिए, सरकार के इन व्यवस्थाओं में, लोकतंत्र में यद्यपि हमने ये अधिकार दिया है कि विरोधी दल अपना काम करे, लेकिन पुतले जलाना और जिस ढंग से तो उधर रीवा में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरुण नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में 2 दर्जन की तादाद में आए बेखौफ बदमाशों ने पत्थरबाजी तथा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें घर में लगे शीशे टूट गए और मोहल्ले में दहशत का माहौल पैदा हो गया। घटना के दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई तो मौके पर पहुंचे पुलिस की टीम ने मामले पर जांच शुरू की है। हालांकि पुलिस की टीम ने गोलाबारी की घटना से इंकार किया है, मगर घटनास्थल पर पड़ी बंदूक की गोलियां मीडिया के कैमरे में कैद हो गई और बताया जा रहा है कि घटना को अंजाम देने वाले बेखौफ बदमाश रंगदारी लेने आए थे और घर के लोगों ने जब उसका विरोध किया तो उन्होंने हवाई फायर करना शुरू कर दिया और बाद में घर में पत्थर बरसाए, जिससे घर की खिड़की और दरवाजे भी टूट गए हैं। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। निशान तिवारी नाम है मेरा। ये अरुण नगर है, वार्ड 10 अनंतपुर। इसमें क्या है कि कुछ 20-22 लोग आए हैं और इसमें पत्थरबाजी खूब किए हैं, फायरिंग हुई है और बहुत ज़्यादा उसमें गाड़ी ओड़ी तोड़ फोड़ दिए हैं। गाड़ी से 75,000 रुपये रखे थे, वो भी ले गए हैं। यही है, सब कुछ है। कौन लोग थे, क्या ये इसमें 6-7 लोगों को तो देखे हैं, नाम पता है, जैसे राहुल सिंह बीबीए थे, ब्रजेंद्र सिंह थे, दीपेंद्र पांडे अन्नू थे, दीपक पांडे थे, शिवम मिश्रा था और मंटू द्विवेदी था, प्रिंस पुरैना था, राहुल मिश्रा था और इनके साथ मतलब 20-22 लोग थे। 10-12 मोटरसाइकिल में आए थे। क्या वजह थी? कुछ पुराना विवाद? ये कुछ नहीं था, हमारे पास पुरानी एजेंसी भी थी 10-12 मतलब 4-5 साल पहले। तो ये क्या है कि आइसक्रीम की एजेंसी थी, तो ये लोग कभी बीच में आते थे तो ऐसे डरा धमका 1000-2000 पहले लेते थे, फिर 1-2 बार तो 10-15 हज़ार भी ले गए हैं ज़बरदस्ती डरा। उसके बाद ये शायद कभी चले गए थे इंदौर। अभी आए हैं तो फिर से वही बुलाए थे तो नहीं गए हैं भाई वही, तो वही डराने धमकाने के लिए कि मतलब फिर से हमको पैसा वैसा खिलाओ, नहीं तो ये है। तो जो भी है पता नहीं कि, अब पता हमारे पास 2 ट्रक हैं, उन्हीं का पैसा रखा था कार में, तो पता नहीं कि पैसा पता था कि नहीं पता था, ये हमको ज़्यादा पता नहीं, लेकिन कार में रखा था। कार से वो दोनों तरफ से फायरिंग किए हैं, मतलब फायरिंग सामने से और घेरे घर को दोनों तरफ से पत्थरबाजी किए हैं। मौके में पुलिस आई थी? क्या पुलिस आई थी, पुलिस ने देखा, हमने तुरंत 100 को कंप्लेन किया था, वो नहीं आए। फिर मैं थाना खुद गया, बताया, वो लोग आए, देखे ऐसे पत्थर बस सामने। मैंने बताया भी कि हवाई फायरिंग हुई है, वो बोले कुछ देखे नहीं। पुलिस ने अंदर गोली नहीं चली है, पत्थरबाजी हुई। परिजनों को कहना है कि 4 राउंड फायर। गलत बात है, मौके पे स्पॉट ही आ गया था, पुलिस ही आ गई थी, गोली कहीं निशान भी नहीं है। किस बात लोग सर विवाद हुआ है? उनका पुराना विवाद है, कोई राहुल बीबीए करके ही उन पर आरोप लगाने के लोग पुलिस लाए हैं। तस्दीक कर रहे हैं, जो होगा वही कार्रवाई हो जाएगी। घटना क्या थी? घटना थोड़ी बताइए। घटना पत्थरबाजी हुई है, कुछ लोग आके पत्थरबाजी। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।